Hello friends, this is Akash and you are watching Akash Talks. Today we will discuss about the Iran-Iraq war. So आइए हम देखते हैं ईरान इराक वॉर क्या था। जैसे कि हम सब जानते हैं ईरान इराक वॉर एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट था ईरान और इराक के बीच में, जो सितंबर 1980 से लेकर अगस्त 1988 तक चला। ये शुरुआत हुई जब इराक ने ईरान को इन्वेड किया और ये युद्ध लगभग 8 साल तक चलता रहा और ये अब तक का सबसे बड़ा एक टेरिटोरियल बॉर्डर डिस्प्यूट है दो स्टेट्स में। अब इसका रीज़न क्या था इन्वेजन, क्यों इराक ने ईरान के ऊपर इन्वेजन किया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ईरान के अंदर एक इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था 1978 के अंदर, तो इराक नहीं चाहता था कि ये उसके रेवोल्यूशन की आँच ये मेरे तक आए, क्योंकि इराक के अंदर ज़्यादातर शिया मेजोरिटी है और ये नहीं चाहते थे कि ईरान से प्रभावित होकर शिया मुस्लिम्स भी इराक के अंदर कुछ टेंशन क्रिएट करे और जो बाथिस्ट गवर्नमेंट है इराक के अंदर जो ज़्यादातर सुन्नी मुस्लिम्स के द्वारा डोमिनेट है उसके खिलाफ खड़े हो जाए। और ईरान को ज़्यादातर पर्शियन गल्फ में रिप्लेस भी करना चाहता था कि मैं एक पावर हूँ, पर्शियन गल्फ में इराक नहीं है। और ईरान का एक खुजिस्तान प्रोविंस है, इसको भी एनेक्स करना चाहता था। इराक का ये मानना था कि खुजिस्तान प्रोविंस जो ओटोमन एम्पायर से ही एक अरब डोमिनेटेड प्रोविंस है, ये ईरान के अंदर गलत है, क्योंकि ईरान एक पर्शियन एम्पायर था और ये अरब यहाँ पे मेजोरिटी है, तो ये हिस्टोरिकली अरब के साथ रहना चाहिए और इराक एक अरब को डोमिनेट करता था। तो ये चाहते थे कि ये खुजिस्तान प्रोविंस हमारे अंदर है। और ज़्यादातर ये इराकी जो लीडरशिप थी सद्दाम हुसैन, ये ईरान के अंदर जो रिवोल्यूशनरी कैओस हुआ था इस्लामिक रिवोल्यूशन के बाद, क्योंकि उनकी आर्मी बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज हो गई थी, तो इसका एक एडवांटेज सद्दाम हुसैन लेना चाहते थे। और सबसे बड़े एक मेन फैक्टर ये भी था कि एक सत अलब वाटरवे है। ये सत अलब वाटरवे क्या है, ये कॉन्फ्लुएंस है यूरोप और तिग्रिस नदी का जो इराक के अंदर बहती है। ये अल कुर्ना एक बसरा प्रांत है इराक के अंदर, ये वहाँ से फ्लो होती है और पर्शियन गल्फ के जो साउथ ऑफ सिटी है ये अल्फा, ये वहाँ पे जाती है और ये इसका जो सदर्न एंड है ये ईरान इराक के बाउंड्री को डिफाइन करता है और ये पर्शियन गल्फ में जाकर गिर जाती है। हिस्टोरिकल बाउंड्री है ये पर्शिया और अरब रीजन के बीच में, यानी कि ईरान और इराक के बीच में। ये एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट लिंक है ईरान और इराक के बीच में। तो सद्दाम हुसैन इस पूरे को कंट्रोल करना चाहते थे, क्योंकि इराक के साथ प्रॉब्लम क्या है, इराक की जो कोस्ट लाइन है वो बहुत छोटी है और इराक अपनी कोस्ट लाइन को बड़ा करना चाहता था। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था ईरान इराक युद्ध के लिए। आइए हम देखते हैं कि इसकी कुछ टाइमलाइंस। ये युद्ध 1980 से में छेड़ा गया और 22 सितंबर 1980 को इराक ने ईरान के ऊपर अटैक किया और इराक की शुरुआत में बहुत सारी इसने कब्जा ली इनिशियल फेज में। इराक को दोनों सुपर पावर यूएसए और यूएसएसआर का सपोर्ट था और बहुत ज़्यादा अरब कंट्रीज़ का भी इसको सपोर्ट था। और 1982 में ईरान ने कुछ मोमेंटम गेन किया और इसने दोबारा से अपनी टेरिटरी वापस से रीगेन कर ली और प्री वॉर बॉर्डर्स के तक में जो बाउंड्री थी वहाँ तक ईरान अपना पहुँच गया। इसके बदले में सद्दाम हुसैन ने एक सीज़ फायर एग्रीमेंट ईरान को भेजा कि आप युद्ध रोक दो और मेरी ये शर्तें हैं, मैं युद्ध रोकता हूँ। पर जो ईरानी लीडर थे रुहुल्लाह खुमानी, उन्होंने ये इनका एग्रीमेंट मानने से मना कर दिया और इन्होंने ये कहा कि ये युद्ध जब तक जारी रहेगा जब तक कि सद्दाम के डिज़ाइन को हम टॉपल न कर दें। अब हम देखते हैं 1983 से 1986 एक स्टेलमेट आ गया इस युद्ध में, ना कोई बढ़ पा रहा था आगे, ना कोई पीछे हट पा रहा था। तो इसके जवाब में इराक की आर्मी ने क्या किया, ट्रेंचेस खोद दिए और इसके अंदर ये महीनों तक पड़े रहे। अब ईरान ने इसको कैसे देखा, क्योंकि ईरान को कोई ज़्यादा सपोर्ट तो कर नहीं रहा था, ना उनके पास कोई ज़्यादा वेपन्स थे, पर उनके पास पॉपुलेशन थी। तो उन्होंने क्या किया, एक ह्यूमन वेव अटैक करा। ह्यूमन वेव अटैक का मतलब एक बहुत बड़ी सेना संख्या में आदमी जाएंगे और ये इनकी ट्रेंचेस के पास जैसे जाते, जैसे इराकी आर्मी इनके पास इनको गोलीबारी से मारती है, तो 100 में से अगर 50 आदमी भी मर गए तो 50 आदमी इनके ट्रेंचेस तक पहुंच पाते हैं और उस ट्रेंचेस को ये ख़त्म कर लेते हैं। तो ये था एक ह्यूमन वेव अटैक। इसके बदले में इराक ने क्या किया, बहुत सारी ईरानियन सिटीज़ को बॉम्ब करना शुरू कर दिया। पर इसके रिटेलिएशन में भी ईरान ने क्या किया, इसने जो इराक के अंदर कुर्द्स हैं नॉर्थ में, उनके साथ अलाइनमेंट कर लिया और उनको भड़काया कि आप इराक के साथ इराक के खिलाफ खड़े हो जाइए, सद्दाम हुसैन के रिजाइम के आप खिलाफ खड़े हो जाइए। उसके बदले में क्या किया, 1984 में इराक ने ईरानियन ऑयल टैंकर्स को भी अटैक करना शुरू कर दिया। उसके रिटेलिएशन में ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो ईरान के अंदर आता है उसको ब्लॉक कर दिया। अब इसके बाद जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी और बहुत सारी इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ थी, उनके भी कान खड़े हो गए कि भाई अब ये युद्ध को रोकना चाहिए, कि अब ये हमारे भी नेशनल इंटरेस्ट को हार्म कर रहा है। तो बहुत सारे इंटरनेशनल प्रेशर में आगे ईरान ने ये बोला कि आप किसी का भी निकल सकता है, पर सिर्फ इराक का नहीं निकलेगा ऑयल टैक्स।
ये आप देख सकते हो जैसे कि ये इनकी गोलीबारी में आपस में किस तरह से ऑयल टैंकर्स में आग लगी हुई है। और 1987 के अंदर यूएसए और बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ ने अपने नेवीज भेजी अपने ऑयल टैंकर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब हम देखते हैं क्योंकि जो कुर्द से नॉर्थ में थे उन्होंने सद्दाम हुसैन के खिलाफ जंग लड़ी, तो सद्दाम हुसैन ने उनके साथ बदला कैसे लिया। इन्होंने केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स यूज़ करे कुर्द के खिलाफ, और इसमें करीबन 1 लाख कुर्द मारे गए। अब इसका हम कंक्लूजन देखते हैं क्या था। ये जो कॉन्फ्लिक्ट थी एक में वर्ल्ड वॉर 1 से इसमें कंपेयर करा गया, क्योंकि इसमें बहुत सारी जो टैक्टिक्स थी वो वर्ल्ड वॉर 1 की ही यूज़ की गई, जैसे कि लार्ज स्केल ट्रेंच वॉरफेयर, जैसे ट्रेंचों में युद्ध लड़ना और उनके ऊपर तारकशी करना और मशीन गन यूज़ करना, बायोनेट चार्जेस यूज़ करना। बायोनेट चार्जेस का मतलब जो पहले ज़माने की जो बंदूकें होती थी उनके आगे एक नाइफ जैसा लगा रहता था वो यूज़ करना, और ह्यूमन वेव अटैक यूज़ करना, और इसमें केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स बहुत ज़्यादा यूज़ करना सिविलियन टारगेट पे। तो एक कुछ ना कुछ मिलता जुलता वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से था। और वर्ल्ड पावर जैसे कि यूएसए, सोवियत यूनियन, इन सब ने ज़्यादातर इराक का सपोर्ट किया और ईरान को इन्होंने ज़्यादातर अकेला छोड़ दिया। यूएसए ने क्यों इराक का सपोर्ट किया? क्योंकि होस्टेज क्राइसिस हो गया था ईरान के अंदर और उसका यूएसए इसके नाराज़ था। सोवियत यूनियन ने क्यों किया? क्योंकि ईरान ने उस समय कम्युनिस्ट पार्टी को बैन कर दिया था, तो सोवियत यूनियन भी ईरान से बहुत ज़्यादा गुस्सा था। और अरब कंट्रीज़ ईरान में हुए जो इस्लामिक रेवोल्यूशन था उसके भी ये बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी, तो ज़्यादातर देशों ने इराक का ही इसमें सपोर्ट किया। और 8 साल लगातार युद्ध लड़ने के बाद बहुत ज़्यादा युद्ध से थकावट और सिंपैथी के बगैर इराक ने जो सिविलियंस के ऊपर केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स यूज़ करे उससे इराक की जो सिंपैथी थी वो भी चली गई। और इसमें ज़्यादातर लास्ट में यूएन ने एक सीज़ फायर का इनको एग्रीमेंट साइन किया। और इसमें कैजुअलिटीज़ क्या होती हैं? इसमें करीबन 1 मिलियन सोल्जर्स मारे गए और करीबन 1 मिलियन सिविलियंस भी मारे गए, लगभग 20 लाख लोग इसमें मारे गए। इसके अंदर कोई बॉर्डर पे कोई चीज़ नहीं है, दोनों जहाँ थे वो वहीं के वहीं रहे, ना इराक का बॉर्डर बढ़ पाया ना ईरान का बॉर्डर बढ़ पाया। दोनों ईरान और इराक भी अपने ऑब्जेक्टिव्स में फुलफिल नहीं कर पाए। इराक चाहता था कि वो ईरान पे कब्जा कर ले, सत अल वाटरवेज भी ले ले और उसे खुजिस्तान प्रोविंस ले ले और एक बड़ी पावर बन के उभरे पर्शियन गल्फ में, ये हो नहीं पाया। ईरान सद्दाम हुसैन की सरकार को हटाना चाहता था, ये नहीं हो पाया। तो दोनों एक दूसरे से अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं कर पाए और एक स्टेटस को इन के बीच में मेंटेन रहा। तो ये थी इराक ईरान वॉर की कहानी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू। और हमारी दोनों वीडियो का लिंक जो इराक वॉर से रिलेटेड है और द पर्शियन और द गल्फ वॉर, ये आपको दोनों डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये दोनों इससे मिलते जुलते युद्ध हैं, इनको आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।